नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है और आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे। कल का करंट अफेयर और आज का करंट अफेयर दोनों का पहला पार्ट ये है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसको हम मिडनाइट या फिर 10 या 11 बजे के आसपास उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए महत्वपूर्ण कुछ खबरों पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण अपडेट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन चर्चा में है और रिसेंटली कांग्रेस के लीडर ने हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट गलत मतलब कि भेदभावपूर्ण स्टीरियोटाइप पूर्ण टिप्पणी की और टिप्पणी के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने उनको समन किया कि ये गलत बात है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में पढ़ें। और आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी हमारी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में स्टेब्लिश हुआ और ये एक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत स्टेब्लिश हुआ, इसलिए क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी है और इसका एम है कि अच्छी अच्छी बातें करना, महिलाओं को अधिकार दिलाना, महिलाओं को एम्पावर करना और जो भी लेजिस्लेटिव मेजर होते हैं उसके बारे में उसको एग्जामाइन करना, फैसिलिटी उपलब्ध करवाना और सारी बातें उनके लिए सेफ गार्ड उपलब्ध करवाना। कोई अगर महिला के साथ गलत कार्य करता है तो उसको संबंध में सरकार को सलाह अपनी देना। ठीक है, अब इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 मेंबर होते हैं, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इसमें एटलीस्ट वन मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से होना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और एक इसमें मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो मैनेजमेंट और जो सोशल से संबंधित एक्सपर्टी रखते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर को सेक्रेटरी नियुक्त करती है। नेशनल नेशनल जो कमीशन फॉर वुमेन अपनी जितनी भी रिपोर्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पार्लियामेंट में सेशन के दौरान इनको मतलब कि इनको रखवाती है और इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फंक्शन हमने पढ़ लिए, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामाइन करना, सेफ गार्ड फॉर वुमेन के लिए। ठीक है, सरकार को रिकमेंडेशन करना, अगर कोई लॉ है अगर उसमें गलत है तो उसको रिकमेंडेशन करना और संबंधित माने कि वुमेन से संबंधित सभी कार्य करना जिसको इनको एम्पावरमेंट हो सके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माने कि वुमेन के अधिकार के बारे में क्या करना, बात करना। अब एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चर्चा में है। इसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM द्वारा लॉन्च किया जाता है और इसको दिल्ली में और एनसीआर के रीजन में इसको इन्फॉर्म्स मतलब कि इसको इन्फोर्स किया जाता है। कब? जब हमारे पास हमारी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होने लगता है और दिल्ली में आपको पता ही है कि जो दिसंबर का महीना है, मतलब कि अधिकांशतः जो सर्दियों का टाइम है, किसान पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा के रीजन में और उसके अलावा जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेवल है उसके माध्यम से। और तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है कि दिल्ली में जो हवाएं हैं वो रुक जाती हैं, वो हवाएं चलती नहीं है, तो जितना भी पॉल्यूशन है वो दिल्ली के ऊपर क्या हो जाता है, एक कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसकी वजह से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो जाती है और वहाँ के लोग अपने जीवन यापन सही से नहीं जी पाते। तो इसलिए अभी हाल ही के समय में हमको दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब देखने को मिल रही है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को आप वहां पे इम्पोज कीजिए। इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट स्टेट है, अगर उस स्टेट में अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी मन की PM10 और PM2.5 के आधार पर जाती है तो उसमें वो क्या करते हैं, सेट ऑफ इमरजेंसी क्या लेते हैं, मेजर लेते हैं। हालांकि स्टेट 1 है तो उसमें कुछ और है, स्टेट 2 है तो उसमें कुछ और मेजर है, अभी उसको हम पढ़ेंगे। और ये प्लान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB 2016 की रिपोर्ट के आधार पे है। इसको 2017 में नोटिफाइड किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अब इस ग्रेफ जो योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है, एक्चुअली मॉडरेट
टू पुअर अगर पॉल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी होती है, जिसमें कब होता है, जब पीएम 2.5 61 से 120 माइक्रो मतलब कि मिलीमीटर क्यू तक होते हैं, तो या फिर पीएम 10 101 से 350 तक होते हैं, तो सरकार अगर स्टेज 1 में आ गए हम, तो ये जो एजेंसी है वो क्या करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो थर्मल पावर है उनको बंद करने का प्रयास करती है, और जो स्वीपिंग है ऑन रोड, उनकी जो रोडों की सफाई करने का प्रयास करते हैं। फायर क्रैकर हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, दिवाली पे पटाखे हम लोग नहीं जलाएंगे, और जो भी गार्बेज है उसको अगर लोग बर्निंग करते हैं उसको तो बंद करने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, आपको कुछ स्टेप है, जैसे वेरी पुअर है, सीवियर है, और ये सीवियर प्लस इमरजेंसी केस इसमें है। तो इसमें क्या करते हैं, जितनी भी एंट्री है सब कुछ बंद हो जाता है जो पॉल्यूशन से संबंधित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है मॉडरेट टू पुअर, वेरी टू पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस या इमरजेंसी। ठीक है, इस बात को बस आप ध्यान रखेंगे। अब नोबेल प्राइज पढ़ लेते हैं। लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है एनिया एरनक्स को। तो उनने कहा है, सॉरी, हाँ, एनिया एंड्रक्स को मिला है नोबेल प्राइज इस साल के लिए। उनके कुछ लिटरेचर हैं जो वुमेन से संबंधित हैं। उनने वर्किंग क्लास वुमेन को उनकी लाइफ को क्या किया है, एक्सप्लोर किया था, और उनकी एक्सपीरियंस को उनने शेयर किया था। उनके ब्लेंडिंग फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी के इनने ब्लेंडिंग की है, मतलब ब्लेंडिंग का मतलब है दो चीजों को मिलाना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एनिया एंड्रक्स को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लिटरेचर संबंधी जो नोबेल प्राइज है वो हमारे पीएससी संबंधी एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इनकी बुक थी, इस बुक को ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बुक थी क्लीन आउट, जो 1974 में। इनने लीगल अबॉर्शन से संबंधित लड़ाई की और इनने उस केस को जीता भी, तो इसलिए इस बुक का नाम है क्लीन आउट। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और नाम आप ध्यान रखेंगे। अब नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा नहीं दिया जाता, कौन कौन सी एकेडमी इसको देती है, कौन सा फॉर्मेशन किया, तो अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति थे। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप पिछले वाले लेक्चर में जो हमने पहला नोबेल प्राइज पढ़ा था केमिस्ट्री से संबंधित, तो आप वहां पे उस लेक्चर को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम उस लेक्चर की लिंक दे देंगे, तो आप उसके माध्यम से भी उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो बेसिक है वो भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब एक्ट क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है, अगर हमारे कुछ एक्ट होते हैं तो वो चर्चा में तो यूपीएससी पूछ लेता है कि ये वाला एक्ट किस देश से संबंधित है। जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जीपीडीआर। तो जीपीडीआर क्या है, एक्चुअली क्या है, यूरोपियन यूनियन में एक्ट है जो डेटा को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसने यूपीएससी ने पूछ लिया कि जनरल प्रोटेक्शन डाटा रेगुलेशन किससे संबंधित है, तो यूरोपियन यूनियन से। बस इतना सा प्रश्न आया था। तो इसी तरह का कुछ एक्ट यूरोपियन यूनियन एक और लेकर आया है, उसका नाम है डिजिटल सर्विस एक्ट। तो आप इस एक्ट को ध्यान रखना, इसके संबंध में हमको बेसिक में नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये दिया ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है, ईयू से संबंधित है, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं यूरोपियन वाले, अपने रूल और रेगुलेशन को टाइट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट को स्पेशली टाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गूगल, मेटा, ट्विटर, यूट्यूब और जो भी फंक्शन है वो क्या करें, यूजर का जो डाटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसको गलत इस्तेमाल ना कर सकें। ठीक है, और उसका कुछ महीनों या सप्ताहों के बाद उसका रिमूवल हो सके, ताकि उसकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कानून की मांग हमारे देश में भी की जाती है। अब अभी हमारे देश में कोई कानून नहीं है, सरकार ने कहा है हम इस कानून को जल्दी लाने पर विचार करेंगे। ठीक है, तो इस कानून को अभी मतलब कि डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित हमारे देश में कानून नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, डिजिटल सर्विस एक्ट किससे संबंधित है, यू से संबंधित है, और जीपीडीआर भी किससे संबंधित है, यू से संबंधित है। दोनों का काम क्या है, डेटा को रेगुलेट करना, कि बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा का गलत उपयोग ना कर सकें, इस बात को बस आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मेंस में है तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि हम जीपीडीआर और डिजिटल सर्विस एक्ट से संबंधित, मतलब कि जैसे डेटा भारत में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में लॉ क्या है, सोशल मीडिया का रेगुलेशन हम किससे करते हैं, सरकार ओटीटी पे 2021 में लेके आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 लेके आई, ओटीटी पे हम रेगुलेट करते हैं। सरकार बहुत सारे वीडियो को भी 45 से ज्यादा वीडियो को मतलब डिलीट करने का आदेश भी दे चुकी है। और सरकार ने कहा है कि अपॉइंटमेंट की पर्सनल करो, जो क्या करे,
आपकी जो फर्स्ट ओरिजिनेटर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे, टेक्नोलॉजी मेजर हो। अगर चाइल्ड सेक्सुअल कोई अब्यूज करता है तो उसकी तुरंत आप निगरानी करो, कार्रवाई करो, उस कंटेंट को हटाओ। ठीक है। और गवर्नमेंट बैकिंग कोई एबलेट कमेटी भी आप मतलब कि स्टेब्लिश कर सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चलो, परचेज मैनेजर इंडेक्स चर्चा में है। इसको कौन, एस एंड पी ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेज मैनेजर इंडेक्स जारी करता है। इसका ये हमारा जो, इसका पहले हम देख लेते हैं मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है, करंट और फ्यूचर की कंडीशन बिजनेस की क्या है, जिस जो डिसीजन मेकर है, और इन्वेस्टर के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारे देश में लोगों की परचेसिंग पावर क्या है। जैसे कि उसमें शामिल होते हैं न्यू ऑर्डर कितने लोग दे रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल कितने हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सप्लाई डिलीवरी कितनी हो रही है, डिमांड सप्लाई कितनी है, और एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट हमारे देश में कितना है। ये 5 पैरामीटर के आधार पर पीएमआई जारी किया जाता है, और और ये मंथली बेसिस पे जारी किया जाता है। इससे करंट और फ्यूचर कंडीशन इकोनॉमी की पता चलती है, जिससे लोग क्या कर सकें, हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें। अब इसमें क्या हुआ है, ये 6 मंथ लो देखने को मिला है सितंबर में, और हमारे देश में डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। क्यों हुई है क्योंकि हमारे देश में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। वो भी हमने पढ़ा था, कौन सी कमेटी रेगुलेट करती है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, पॉवर्टी शार्प प्रॉस्पेरिटी 2022। इसको ध्यान रखेंगे, किसने रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। करेक्टिंग कोर्स बोथ पॉवर्टी एंड इनक्वलिटी। तो इनने कहा है कि हम सिंस 2015 से गरीबी और असमानता से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड महाराज आए, कोविड-19 जैसी बीमारी आई और यूक्रेन का बाढ़ हुआ, तो इस समस्या ने क्या किया, दोबारा से उभार मतलब दोबारा वापस आई, और जिसको हम लगातार कम कर रहे थे, वो कम होने की जगह क्या हो गई, बढ़ गई, क्या, गरीबी और असमानता। और जो हमने 2030 तक गरीबी खत्म करने का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उसको खत्म करने का गोल रखा था, उसको हम मीट नहीं कर पाएंगे। और जो पॉवर्टी लेवल 2022 में था, वो पॉवर्टी लाइन मतलब 70 मिलियन लोग क्या हो गए, पॉवर्टी में शामिल हो गए। इनक्वलिटी भी बड़ी है। वर्ल्ड बैंक आ रहा है कि आप फिजिकल पॉलिसी को क्या करो, स्टिमुलेट करो, और कैश ट्रांसफर करो सब्सिडी की जगह पे, और प्रायोरिटाइज पब्लिक स्पेंडिंग करो, मतलब कि जो वंचित वर्ग है उन पे क्या करो, पब्लिक स्पेंडिंग करो, ताकि गरीबी उनकी दूर हो। ठीक है। और आप रेवेन्यू को जनरेट करो विदाउट गरीबों पे कोई भार दिए बिना। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी कोट आप कर सकते हैं। अब जो नोबेल प्राइज है हमारा, किससे संबंधित, पीस से संबंधित, वो 3 लोगों को मिला है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है एलिस बेलिया अटस्की, जो बेलारूस से संबंधित है। एक रशियन ह्यूमन राइट कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मेमोरियल बोलते हैं। और एक यूक्रेन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी बोलते हैं। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन की आप लोकेशन ध्यान रखना। ठीक है। और इस व्यक्ति को ध्यान रखना, और आपसे पूछा जा सकता है एलिस बियास्टिक मतलब कि बिलियास्टिक, जो बेलारूस से संबंधित है। ठीक है। मतलब कि ह्यूमन राइट क्या उन्हें है, एक्टिविस्ट है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। दूसरा, मेमोरियल है, जो कहाँ से संबंधित है, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो रसिया में है, और सोवियत यूनियन मतलब से संबंधित है। तो ये क्या करता है, मानव अधिकारों से संबंधित कार्य करता है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी है। ठीक है। ये यूक्रेन से संबंधित है, ये भी क्या करते हैं, मतलब कि मानव अधिकार संबंधी कार्य करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 3 व्यक्ति को, जिसको एक एलियन एस्पेक्ट है, जॉन एफ क्लॉजर हैं, और एंटोन जेलेंजर हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को ध्यान रखें। किस में मिला है, क्वांटम से, मैकेनिज्म से, मैकेनिक्स से संबंधित मिला है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इनका जो इंटेंगलिंग बिहेवियर है, उसे संबंधित मिला है। सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं, 2 पोजीशन होती हैं, एक तो होती है सुपर पोजिशन, एक होती है इंटेंगलिंग। तो इंटेंगलिंग का, इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि अगर एक किसी व्यक्ति में चेंज होता है तो दूसरे में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। बात आ रही है समझ में, मतलब कि
एक व्यक्ति में अगर चेंज होगा तो दूसरी पोजीशन, दूसरा अगर उससे ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दोनों वस्तुएं इस तरह से जुड़ी होती हैं कि अगर एक में आप चेंज करोगे तो दूसरे में भी क्या होगा, चेंज होगा, भले ही इनकी डिस्टेंस क्या हो, कितनी भी हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं, बल्कि पैरेलली काम करते हैं, तो इसे क्वांटम कंप्यूटिंग में काम आते हैं। हम स्पेस से संबंधित रिसर्च में काम कर सकते हैं। तो दो अगर चीजें पैरेलली काम करेंगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि जो सिंपल जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है उसमें क्या करता है, या तो वन काम करेगा या तो जीरो काम करेगा, इसमें दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर जीरो में चेंज होगा, क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब है अगर जीरो में चेंज होगा तो वन में भी चेंज होगा, अगर वन में चेंज होगा तो जीरो में भी चेंज होगा। ठीक है, किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में, जिसमें एक कंसेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। ठीक है, और इसमें क्यूबिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिट भी बोलते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था क्यूबिट किससे संबंधित है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। एक होता है सुपरपोजिशन, जिसमें या तो जीरो सुपरपोजिट होगा, मतलब कि जीरो जीरो आएगा, या तो वन वन आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीजें क्या है, इस संबंध में उन्होंने कार्य किया है कि इंटेंगलमेंट में आप जीरो को चेंज करेंगे तो वन भी चेंज होगा, वन को चेंज करेंगे तो जीरो भी चेंज होगा, इस बात को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपने समझा। और क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित एक शब्द है जिसको बोलते हैं क्यूबिट, क्या बोलते हैं, क्यूबिट, जो हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है, जिसमें एक को बोलते हैं इंटेंगलमेंट और दूसरे को बोलते हैं सुपरपोजिशन। जो सुपरपोजिशन वो यहाँ पे देखते हैं और इंटेंगलमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और कीवर्ड से संबंधित प्रश्न आपका आ चुका है पिछले प्रीलिम्स में। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया चर्चा में है, जो कि अदर बैकवर्ड मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग संबंधी रिजर्वेशन है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया से मतलब क्या कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, आप उसको लेके आइए। और अगर आपको लोकल बॉडी में रिजर्वेशन लेना है तो आप इस ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया किससे संबंधित, तो आरक्षण से संबंधित है, बस इतना ही पूछेगा। और इसमें क्या है, पहला इसमें चीज है कि आपको डेटा को गैदर कीजिए कि ओबीसी बैकवर्डनेस कितनी है लोकल बॉडी में। दूसरा है कि स्पेसिफाई प्रोपोजिशन मतलब कि प्रोपोर्शन रिजर्वेशन है ईच लोकल बॉडी में। और तीसरा है कि आप रिजर्वेशन 50% से अतिरिक्त नहीं हो सकता, उसकी जो सीलिंग लिमिट है वो कितनी है, 50% है। इसको बोलते हैं, तीन चीजें अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, और आप आरक्षण अतिरिक्त जो कम्युनिटी है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर अब आप क्या करोगे, यूरोपियन यूनियन में जाओगे तो एक तो होता है सी टाइप चार्जर और एक होता है इससे छोटा वाला चार्जर। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के चार्जर हैं, मतलब कि मोबाइल हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जर लगते हैं, तो आपको अलग अलग चार्जर लेने की मतलब कि लेके आप जाएंगे और आप उसको, आपका जो बैग है उसमें वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये चाह रहा है कि आप एक ही चार्जर रखो ना, कंपनियों से बोला है कि 2024 के बाद आप सभी मोबाइलों में एक ही प्रकार का चार्जर लगाएंगे, अलग अलग प्रकार का चार्जर आप नहीं लगाएंगे, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो चाइना का फोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, और किसी भी कंपनी का फोन हो, आप चार्जर क्या होगा, एक ही हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूएसबी सी टाइप। इससे क्या होगा, व्यक्तियों की कॉस्ट बटेगी, मतलब कि 200 मिलियन यूरोस क्या होंगे, बचेंगे, सेव होंगे। ठीक है, देखो कितना बड़ा अमाउंट सेव हो रहा है। और अलग अलग चार्जर की अभी दुकानें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये सरकार ने कहा है। अब निप्पन स्टील ऑफ इंडिया ने अभी अभी अब क्या हो गए, इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है और स्टील प्रोडक्शन में भारत चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आफ्टर चाइना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि शुगर प्रोडक्शन में अब हम कौन से नंबर पे आ गए हैं, पहले नंबर पे आ गए हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और स्टील में कौन से नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे, किसके बाद, चाइना के बाद। ठीक है, चलो इस बात को बस ध्यान रखेंगे। अब एक आपने न्यूज सुनी होगी, थाईलैंड में 34 जो बच्चे थे, 34 पीपुल थे, जिसमें से 22 बच्चे थे, उनका क्या हो गया, उनका गनमैन ने कोई फॉर्मल
पुलिसमैन थे, उनने मतलब कि फायर की तो बच्चे 34 पीपल डाई हो गए, उसमें से 22 के थे बच्चे थे। तो आप इसकी लोकेशन बस ध्यान रखना है। थाईलैंड से कौन कौन से देश लगते हैं? म्यांमार लगता है, लाओस लगता है, कंबोडिया लगता है, लेकिन ये वियतनाम नहीं लगता है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें आप देख लेना। अब जिगजांग प्रांत चर्चा में है। यहाँ पे यूगर यूगर जो मुस्लिम वर्ग है वो यहाँ पे रहता है। चाइना पे ऐसे आरोप लगते हैं कि चाइना इस वर्ग को क्या करता है, उनके साथ मानवाधिकारों का हनन करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन चर्चा में था। ठीक है, और ह्यूमन राइट कमीशन में जो चाइना के अगेंस्ट लाया गया था कि चाइना इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इनसे अब्सटेंट किया, मैंने क्या अनुपस्थित रहे। वो कौन कौन से थे? अर्जेंटीना था, ब्राजील था, मलेशिया था, मैक्सिको था और यूक्रेन था, और अदर भी लोग थे। ठीक है, और बस यही आपको ये रीजन ध्यान रखना है। कमेंट करके बताएंगे आप कि जिग्जियाग प्रांत किस किस मतलब कि स्टेट राज्य से लगता है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट और हम लेके आएंगे, ताकि आपका कल का और आज का करंट अफेयर टोटल पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।